सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, यहाँ दो कुंडलियां बनी हैं, एक लग्न और एक दूसरी कुंडली का लग्न। मतलब ये जातक की कुंडली और एक जातिका की कुंडली है। इन दोनों कुंडलियों को कैसे विश्लेषण करना है ये आज आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, दरअसल मेरे पास मैं सिर्फ ज्योतिष ही जानता हूं, मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विधा नहीं है। जैसे कई बार लोग होता है, पंडित जी आप झाड़ फूंक करते हैं क्या? कई बार लोग होता है ऐसे पूछ देते हैं, पंडित जी आप कोई टोटका करते हैं क्या? मैं इस वजह से आप लोगों को स्पष्टतया बताऊं, मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है। मैं बस सिर्फ भगवान की कृपा से इससे अपना दाल रोटी चला रहा हूं। इसी से मेरे पास आमदनी का और कोई साधन नहीं है। अगर ये छूट जाए, अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो भोजन पे ताला लग जाए, और अन्य कोई साधन नहीं है। फिर या तो वृंदावन जाकर के भिखमंगी करूंगा, हाँ, पर इसके अतिरिक्त मेरे पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जो यहां से आता है वही है, और वो भी उसमें भी बहुत कम मैं अपने लिए बचा करके रखता हूं। बहुत कम बचा करके तो कुछ नहीं रखता, पर जो होता है वो सब इस्तेमाल वर्तमान में ही करता हूं, भविष्य के लिए नहीं रखता। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि कई बार लोग उधर से फोन करके पूछते, पंडित जी झाड़ फूंक करते हैं क्या, टोटका पता नहीं, कुछ लोग पूछते हैं, इस वजह से ये सार्वजनिक बोलना पड़ रहा है। पर आइए आपको मैं अब कार्यक्रम पे लेके आऊंगा, पर उससे पहले बताऊं मनुस्मृति की बात। स्मृतिकार भगवान मनु ने मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए उनके कर्म निर्धारित किए हैं। यहां तक पढ़ते अब हम लोग यहां पे आ गए हैं कि श्रेष्ठतम स्थिति में कौन है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है बुद्धिजीवियों में, बुद्धिजीवियों में भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो गया बुद्धिजीवियों में, और उस ब्राह्मण में भी जो शास्त्र से युक्त होकर के शास्त्र को जानने वाला है और शास्त्र से युक्त होकर के काम करने वाला है, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसमें भी जो यज्ञ आदि क्रियाओं में शास्त्र से विहित होकर के कृत्य करता है और उसको जीता है, उसको जानता है और उसके ही अनुरूप जीता है। शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं, जैसे कहा गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं, प्रत्यक्षतया जो चीज कई बार दिखती है उसे हम प्रमाण नहीं मान सकते। अगर आपको या मुझे मान लो मोतियाबिंद हो जाए, मुझे अगर मोतियाबिंद हो जाए तो मैं चंद्रमा को देखूंगा तो मुझे मोतियाबिंद के कारण 4 चंद्रमा दिखेंगे। कोई भी चीज मुझे फिर अटपटी दिखेगी, पर मेरे लिए तो वही प्रत्यक्ष है। अरे भाई, मैं प्रत्यक्षतया मोतियाबिंद से परेशान हूं, पर मुझे वस्तुएं 4 दिखती हैं। तो यहां तो ये तर्क और ये जो उदाहरण है वो बिल्कुल थोथा साबित होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। शास्त्र की दृष्टि से जो ब्राह्मण प्रत्येक कृत्य को देखता है, जो शास्त्रोक्त देखता है, आपने थाली में भोजन लाया, आपने भोजन पे बिठा दिया, पर शास्त्र क्या कहता है, कैसे भोजन करना है, भोजन के आचमन की प्रक्रिया क्या है, मंत्र कौन से बोले जाते हैं, ये शास्त्र से विहित होकर के जो ब्राह्मण जीता है वो शुद्ध ब्राह्मण है। और उसमें भी जो ब्रह्म को जानने की कोशिश में लगा है, जो ब्रह्म को जानता है, जिसने ब्रह्म को जान लिया, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ब्राह्मण वो ही श्रेष्ठ है जो ब्रह्म को जानने में लगा है, जो ब्राह्मण के कृत्यों का संपूर्णतया शास्त्र के आधार पर निर्वहन करता है, या फिर ये अपने जीवन का निर्वाह वो शास्त्रोक्त करता हो, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। आइए अब आपको मैं विषय पे लेके आता हूं। यहां ये कन्या लग्न की कुंडली बनी है और यहां ये मिथुन लग्न की कुंडली बनी है। सबसे पहले एक बहुत अच्छी बात बताऊं जो आप लोगों को शायद पहली बार ही पता चले। जब भी आप कुंडली मिलान चलते हैं करने, तो आपको केंद्र में बन रही राशियों को अवश्य ही देख लेना चाहिए। यहां पे 3, 6, 9 और 12 बना है, यहां 3, 6, 9 और 12 बना है। इसका अर्थ है कि केंद्र में जो राशियां अगर मिल जाती हैं तो कुंडली ठीक कही जाती है। हाँ, निश्चित रूप से इसे बहुत अच्छा भी कहा जा सकता है कई मामलों में। लग्न के अधिपति 12वें गुरु के साथ है। यहां लग्न के अधिपति बुध अष्टम भाव में सूर्य के साथ है, जिन पे गुरु की दृष्टि है।
शुक्र और शनि जैसे दो परम मित्र एक साथ बैठे हैं सप्तम भाव में, जहां के अधिपति 12वें हैं, यहां के अधिपति 12वें हैं। इसका अर्थ होगा कि दोनों ही, ये जातक और ये जातिका, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होंगे। दोनों ही अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होंगे, मतलब प्रेम करेंगे पर वस्तुतः उसको कई बार प्रकट करने में थोड़ी झिझक भी होगी। यहां राहु बैठा चतुर्थ भाव में, घर परिवार गृहस्थ का भाव ये, और इसका सुख यहां, इसका सुख तो मिल रहा है क्योंकि इस भाव के अधिपति इसको देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से। यहां पे चतुर्थ भाव के अधिपति भाव से पंचमस्थ गुरु की दृष्टि इसे भी मिल रही है, गुरु की दृष्टि यहां भी है। इसका अर्थ होगा कि दोनों एक जैसे दर्शन को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। दोनों के जीवन में धर्म, दोनों के जीवन में अध्यात्म, दोनों के जीवन में मंत्र, दोनों के जीवन में शरणागत वत्सल होने का भाव, और दोनों के जीवन में क्षमा मांगने और करने का भाव हमेशा ही बराबर वाला है। मतलब दोनों ही एक बिंदु पे जाकर के किसी व्यक्ति के साथ कभी भी अन्याय या फिर प्रत्यक्षतया या परोक्ष रूप से कभी भी किसी को सताएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, और जब भी किसी को सजा देनी हो तो दोनों एक जैसे बिंदु पे विचार करेंगे। यह भी अच्छी बात है। द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र धन भाव में, ये बहुत अच्छी बात हो। धन भाव का अधिपति लाभ में, लाभ का अधिपति धन में, और यहां पे द्वितीय भाव का अधिपति द्वितीय में। इसका अर्थ होगा कि धन के मामले में भी ये कुंडली बहुत ही श्रेष्ठतम है। और इसके आधार पर और भी बात कही जा सकती है कि अगर ये दोनों साथ में मिलकर के व्यापार भी करना चाहें, साथ में मिलकर के कोई काम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पे लाभ भाव का अधिपति चंद्रमा लाभ को देख रहा है। इसका अर्थ होगा कि धन का सुख, क्योंकि यहां शनि चंद्रमा बैठे हैं जिसमें शनि स्वग्रही हैं और अपने उच्च की दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। इस भाव का अधिपति अपने भाव से केंद्र में है, शुभग्रह होता है, ये बहुत अच्छा है। इस भाव से केंद्र में शुभग्रह की राशि बनी और इसका अधिपति अपने परम मित्र के साथ बैठा, इसे भी ठीक कहेंगे और बहुत अच्छी बात कहेंगे। यहां पे मंगल का प्रभाव, मंगल अपने भाव के बैठे हैं, लाभेश लाभ में, धनेश धन में। इस आधार पर दोनों ही कुंडलियों में धन का योग ठीक बनेगा, क्योंकि लाभेश लाभ को यहां भी देख रहे थे। लाभ में सम संख्या की राशि में शुभग्रह का बैठना बहुत अच्छा होता है। ऐसी कुंडलियां मिलाई जाती हैं। पंचम भाव में स्वग्रही शनि और एक शुभग्रह की दृष्टि, इस भाव के पीछे राहु, जो कभी कभी संतान को विलंब या संतान में कष्ट या संतान से मतभेद इस जातक को हो सकती है, जिनकी ये कुंडली है। जब आप नवमांश यहां पे आते हैं, इनकी कुंडली में पंचम भाव का अधिपति शनि के साथ बैठा है, जो नवम भाव का अधिपति है। इस कुंडली का मिथुन लग्न की कुंडली में अष्टम और नवम के अधिपति राहु की दृष्टि यहां भी है, शुक्र का प्रभाव यहां पे था, इस वजह से एक शुभग्रह चंद्रमा, दूसरे शुभग्रह शुक्र और यहां स्वग्रही शनि। इसका अर्थ होगा कि विलंब से ही सही पर व्यक्ति को यहां भी संतति का सुख मिलते देखा जा रहा है। अगर वहीं पंचम भाव के अधिपति अष्टम में बैठ जाते तो कष्ट होता, संतति से, रिकॉग्निशन से, पढ़ाई से और एजुकेशन में आगे बढ़ने से। पर यहां पे पंचम भाव के अधिपति परम मित्र के साथ, जो नवम भाव के अधिपति इस कुंडली के कारक ग्रह सिद्ध होते हैं, उनके साथ युति करके लग्न को देख रहे हैं। इस भाव का बल सूर्य और बुध बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से संतति के एजुकेशन में और उसकी बुद्धिमत्ता और उसके कमजोरी होने का कोई भी भाव नहीं रहेगा। मतलब जो संतति होगी वो भी बुद्धिमान और तार्किक होने के साथ साथ निरोगी काया वाली होगी, क्योंकि इस भाव का सुख यहां बढ़िया है। अब यहां पे इनकी कुंडली का जो अपना पक्ष होगा वो कभी कभी गड़बड़ होगा। सूर्य और बुध के अष्टम में बैठने से ये जिनकी कुंडली है वो व्यक्ति कभी कभी बुद्धिमत्ता से और कई बार जो काम वो करना चाहता है उसमें, या कई बार उसका अपना पक्ष, अपना पर्सनल होगा वो गड़बड़ हो सकता है। चाहे वो टाइम पे निर्णय ना ले पाते हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की प्रयास में जब भी कभी भी लगे हो तो उनको संपूर्ण सफलता ना मिली हो, जब कभी भी उनको अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है तब वो उस ऊर्जा का सतत इस्तेमाल ना कर पाते हो। कई बार उनकी बुद्धिमत्ता वास्तविक टाइम पे काम में हाथ नहीं बटा पाती है, ऐसा होगा। लग्न को शुभकर्त्री, लग्न में दो परम मित्र का बैठना, लग्न के पीछे दो शुभ ग्रहों का बैठना, यहां पे गुरु का बैठना और यहां से बैठ करके पंचम और यहां से बैठ करके छठवें और यहां से बैठ करके लग्नेश और सूर्य जो इस कुंडली के पराक्रमेश है उसको देखने से इनकी कुंडली में जैसे ही एक दूसरे के संग वो आएंगे तो कमजोरी नहीं होगी। सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति के साथ, दो केंद्रों के अधिपति एक साथ 12 में, जहां बाहर जाना हो,
सेटल कहीं होना हो, घर से थोड़ा दूर भी जा करके अगर कोई काम करना चाहे। यहां पे भी सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें हैं, नवम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम में आ रहे हैं। इसे केंद्र और त्रिकोण का योग कहेंगे। पंचम इसके साथ युति, जैसे ही व्यक्ति दांपत्य में जुड़ेगा अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के चलने वाला होगा। अब इस बात की जानकारी आपको जो जातिका है उसकी कुंडली में चंद्रमा को देख करके पता चलेगी। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं। जातिका की कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास कोई कुंडली मिलान वाली बात आती हो, मैंने इस पे अलग एक कार्यक्रम भी बनाया था, वही सूत्र मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं कि अगर आपके लिए कोई कुंडली मिलान हो या किसी भी लड़की की कोई जातिका है, उसकी प्रवृत्ति समझनी है कि वो अपने सास ससुर के साथ उसके संबंध कैसे रहेंगे, तो उनकी कुंडली में आपको चंद्रमा को देखनी चाहिए। यहां पे चंद्रमा स्वग्रही है और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के भी हैं। इस वजह से कि सूर्य पे उनकी दृष्टि जा रही है तो वो खुद में बैलेंस क्रिएट करने वाली हैं। उनका अपना आत्मबल होगा, उनकी अपनी पहचान होगी और जिसके बल पे वो पूरे संपूर्ण अनुभव के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में निश्चित रूप से लगेंगी और उसमें वो सफल भी होंगे। दो परम मित्रों का एक साथ सप्तम भाव में बैठना, शुभ ग्रह की राशि का बनना, केंद्र में द्विस्वाभाविक राशियों का दोनों का एक दूसरे से बनना इस कुंडली को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित होती है। वैसे राशि के मिलान में अगर बात करेंगे तो यहां मकर राशि है और यहां कर्क राशि है। शनि और चंद्रमा का जो ग्रह मैत्री होगा वो बिल्कुल ही नगण्य या कमजोर और ना के बराबर है। इस वजह से यहां पे कभी कभी वैचारिक मतभेद भी होंगे, जिसका प्रभाव दोनों के प्रेम में कभी कभी कमजोरीपन का एहसास भी कराएगा। ये बात भी है। ये कुंडली अगर मिलानी हो तो आपको ऐसे मिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जो मैं आपको अभी पॉइंट करके बता देता हूं। जब कभी भी कुंडली मिलान हो उसमें लड़के की कुंडली के नवांश के अधिपति कौन है, लिख लीजिए। लड़के की कुंडली के नवांश के अधिपति कौन है और लड़की की कुंडली के नवांश के अधिपति कौन है। अगर ये दोनों परम मैत्री में जाते हैं तो निसंदेह विवाह ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त लड़के की कुंडली के नवांश के अधिपति किस राशि में बैठे हैं, बहुत गहरी बात है, ये हमेशा याद रखने वाली है। याद आ गया इसलिए बता देता हूं। नवांश लड़के की कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति किस राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में। ठीक है। अब इस गुरु को लड़के की कुंडली के नवांश में देखिए कि वो कहां बैठे हैं। लड़के की कुंडली में वो कहां बैठे हैं, मतलब मित्र के नवांश में है या अपने नवांश में है या फिर शत्रु के नवांश में है। अगर शत्रु के नवांश में होंगे तो दांपत्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर आप कमजोर मिलने वाली कुंडली पे नहीं जा सकते और ये नहीं कह सकते कि हाँ विवाह कर लीजिए। दूसरा, इसी गुरु को जो यहां सिंह राशि में बैठे हैं, लड़की की कुंडली के नवांश में देखने की आवश्यकता है कि वहां वो किस राशि में बैठे हैं। ये गुरु सिंह राशि में, लड़की की कुंडली के नवांश में गुरु कहां बैठे, सिंह राशि के मित्र की राशि में, नवांश अपने नवांश में, उच्च के नवांश में, या फिर इस राशि से मतलब सिंह राशि से त्रिकोण में, केंद्र में या त्रित्रिकोण में। मतलब एक बार फिर से बताता हूं, लड़के की कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति कहां बैठे, सिंह राशि में। उसके पहले आपको क्या देखना, यह देखने के बाद कि लड़के की कुंडली के नवांश में वो किस राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में, नवांश उच्च के नवांश में, शत्रु के नवांश में या फिर अपने नवांश में, तो अच्छा होगा। अगर ये नहीं है तो विवाह के लिए रुक जाना ठीक होता है। उसके बाद आपको लड़की की कुंडली के नवांश में देखना है कि ये गुरु उसकी कुंडली में कहां बैठे हैं। मतलब अब आपको यह देखना है कि लड़की की कुंडली के नवांश में गुरु कहां बैठे हैं। मैं आपको यहां पे उदाहरण देके बताता हूं। ये जिनकी कुंडली है, ये लड़की की कुंडली है, ठीक है, और ये लड़के की कुंडली है। लड़के की कुंडली, लड़की की कुंडली में मतलब लड़की की कुंडली में गुरु कहां बैठे हैं, वृषभ राशि में। अब यहां से हमें लग्न कुंडली में नहीं देखना है, यह लग्न कुंडली है, पर हमें क्या देखना है, यहां पे लग्न कुंडली को देखना है और लड़की की कुंडली के नवांश कुंडली को देखना है। तो नवांश कुंडली में जो इनकी कुंडली जो मैंने यहां नहीं बनाई है, इनकी कुंडली में गुरु जो बैठा है वो मकर राशि में बैठे हैं। मतलब यहां 5 नंबर में, और यहां वो गुरु लड़की की कुंडली के नवांश में मकर राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहां से 1 2 3 4 5 6 सकट में चले गए। क्लियर है। तो षडाष्टक या सकट का दोष वैचारिक होगा। अब वहां पे आपको रुकने की आवश्यकता है। दूसरा, इस भाव का अधिपति अपने भाव से 6 घर आगे गया है पर 12वें गया है,
सातवें भाव के अधिपति का 12वें जाना खराब नहीं होता। हाँ, वही बात देख करके मैंने बात कही थी कि कई बार वह दोनों अंतर्मुखी होंगे, किसी विशेष बिंदु पर पहुंच करके दोनों चुप हो जाएंगे, या कई बार प्रेम करेंगे पर बोलेंगे कम। यह सूत्र सबसे ज्यादा लागू होता है। और दूसरी बात, केंद्र की बन रही राशियां कैसी हैं, नवांश के अधिपति कैसे हैं, दोनों ही कुंडली के नवांश के अधिपति कैसे हैं, लग्न के अधिपति कैसे बन रहे हैं। उसके अतिरिक्त पंचम भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि है इस कुंडली में, पंचम भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि और शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है लड़के की कुंडली में। ये लड़के की कुंडली, ये लड़की की कुंडली। सप्तम भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि और सप्तम के कारक शुक्र पे शनि की दृष्टि, एकमात्र पापक ग्रह की दृष्टि है इस वजह से, पर उस पे चंद्रमा की भी दृष्टि है। और शुक्र और चंद्रमा परस्पर केंद्र में हो तो कुंडली कमजोर नहीं होगी। यहां पे शुक्र और चंद्रमा परस्पर अलग अलग हैं, 12वें 8वें 6वें 7वें का है, मतलब यहां से 7 के बाद 8, पर उस पे बुध की दृष्टि है, मतलब चंद्रमा पे बुध की दृष्टि है। उस बुध पे जो इस कुंडली का लगने से उस पे गुरु की दृष्टि है। इस वजह से ये चंद्रमा से 8वें वाला भाव कमजोर हो जाएगा, मतलब उसे मान्य नहीं करेंगे। यहां दो परम मित्र बैठे हैं, सप्तम भाव में शुक्र का बैठना और इस भाव को शुभकर्त्री लगना, इसके साथ साथ सप्तम भाव के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव ना पड़ना, इस वजह से यह दांपत्य ठीक रहेगा। दांपत्य ठीक है, कुछ मामलों में कमजोरी होगी जिसके लिए व्यक्ति को व्रत उपवास आदि का शरणागत हो जाना चाहिए। अगर हो सके तो एकादशी, हो सके तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, हो सके तो प्रदोष व्रत, हो सके तो शिवरात्रि, और मंदिर का दर्शन, गंगा जल का पान, सूर्य को अर्घ, नियमित होना, बातों को समझने की कोशिश करना, और बाद में यह देखने के बाद आपको तात्क्षणिक आने वाली दशाओं पे चर्चा कर लेने की आवश्यकता है कि दशाएं कौन कौन सी रहने वाली हैं। अगले 25-50 वर्षों तक विभिन्न जातकों में कौन कौन सी दशा चलेगी, यह देखना है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा का संबंध कैसा है इनकी कुंडली में। यह लड़की की कुंडली में पूनम नाम है इनका, चंद्रमा बैठे हैं पुनर्वसु में, और आदित्य जी की कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं श्रवण में। इस वजह से यह संबंध जो नक्षत्रों का है, तो पुष्य नक्षत्र के अधिपति श्रवण, पुष्य नक्षत्र के अधिपति शनि और श्रवण नक्षत्र के अधिपति बन गए चंद्रमा। तो शनि और चंद्रमा का संबंध परस्पर अच्छा नहीं है, पर नक्षत्र से गिनने पर इन दोनों का संबंध क्रमशः अच्छा हो रहा है। परस्पर नक्षत्रों के अधिपतियों का संबंध है। तो जैसे यहां पे चंद्रमा बैठे हैं पुष्य नक्षत्र के और यहां पे चंद्रमा बैठे हैं श्रवण नक्षत्र के, इन दोनों के नक्षत्रों के अधिपति श्रवण नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा बन गए और पुष्य के अधिपति शनि बन गए। इन दोनों में कोई साम्य नहीं है, एक शनि और एक चंद्रमा, परस्पर दोनों शत्रु हो गए। पर वस्तुतः गिनने पर पुष्य और श्रवण का जो संबंध है वो बहुत ही बेहतर, 13वें 12वें 13वें से बाद 13वें से पहले ये देखना होता है, इसमें वो अच्छा हो रहा है। इस वजह से भी इसे नक्षत्रों का संबंध अच्छा कहेंगे। इसके अतिरिक्त नवम भाव के अधिपति अपने भाव से 3 घर आगे शुभ ग्रह की राशि में, जिस पे जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति की दृष्टि है। चंद्रमा इस भाव से त्रिकोण में या त्रिकोण में बैठे हैं, इसे अच्छा कहेंगे। गुरु का प्रभाव यहां पे अपने भाव पे, इस भाव से केंद्र में या त्रिकोण में शुभ ग्रह, इस भाव पे सूर्य और मंगल जैसे दो परम मित्रों की दृष्टि, इसे भी ठीक कहेंगे। हालांकि इनका प्रभाव थोड़ा गड़बड़ होगा क्योंकि सप्तम भाव पे राहु का प्रभाव है या सप्तम भाव के अधिपति पे राहु का प्रभाव है। सप्तम भाव पे सूर्य मंगल जैसे दो क्रूर, एक पापक और एक क्रूर ग्रह की दृष्टि है। इस वजह से कभी कभी हमें परेशानी अगर होगी तो यहां से होगी, मतलब जातिका की कुंडली में या लड़के की कुंडली में ऐसा हो सकता है। ऐसे आपको कुंडली मिलाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कूट मिलान में अगर कम से कम 16 अंक मिल जाए तो आप विचार कर सकते हैं, उससे कम पे तो बिल्कुल भी नहीं। 19 अंक से कुंडली पे बहुत ही ज्यादा ठप्पा लगना शुरू होता है कि हाँ ठीक है। ग्रह मैत्री सबसे पहले मिलाइए, वर्ण, भकूट, नाड़ी, वश्य, तारा, योनि, इन सब पे विचार अवश्य कर लेना चाहिए। नक्षत्रों का संबंध कैसा है ये बहुत देखना आवश्यक है। नवांश के अधिपति कितने मित्र हैं कितने शत्रु हैं ये देखना आवश्यक है। और भावों का मिलान ऐसे, ये बड़ा ही लेंदी होता है और बड़ा ही कारगर भी होता है। एक एक भावों का ऐसे ही विशद विश्लेषण होने पे, मैं तो हो सकता है कार्यक्रम में थोड़ा छोटा बनने के चलते थोड़ा और विस्तार नहीं कर पा रहा हूं, पर वस्तुतः ऐसे इतनी सारी चीजें एक झटके में देखने के बाद
तब जाकर के आपको विवाह के लिए हाँ कहना होता है। वैसे इनकी कुंडली में और इनकी कुंडली में साम्य मुझे बहुत अधिक तक दिख रहा है, कोई कमजोरी नहीं है, विवाह आसानी से किया जा सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।